हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनसाइट मैथ्स। और दोस्तों, अब आपके एग्ज़ाम के लिए सिर्फ और सिर्फ एक दिन बचा हुआ है। आई होप कि आप सभी की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। तो इसी में अब मैं एक और अपनी आखिरी वीडियो लेकर के आया हूँ, जो कि है एजुकेशनल प्रोविज़न फॉर डिसएडवांटेज ग्रुप। इसको मैंने लास्ट के लिए बचा के रखा था, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ अपनी वीडियोज़ में। ठीक है, इसलिए मैंने इसको लास्ट के लिए रख लिया था। अब चलिए बात करते हैं इस वीडियो की, एजुकेशनल प्रोविज़न फॉर डिसएडवांटेज ग्रुप। सबसे पहले बात करेंगे कि ये डिसएडवांटेज ग्रुप होते कौन से हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रुप ऑफ पर्सन दैट एक्सपीरियंस अ हायर रिस्क ऑफ पॉवर्टी, सोशल इनजस्टिस, सोशल एक्सक्लूजन और वायलेंस। इस तरह की जो भी चीज़ें फेस करते हैं वो आते हैं डिसएडवांटेज ग्रुप में। ठीक है, जैसे कि मतलब कहने का है यहाँ पर कि समाज में रहने वाले वो सभी लोग जिनको ठीक से जस्टिस नहीं मिल पाता हो और समाज में उनको इंक्लूड ना किया था, मतलब कि उनको उनका बहिष्कार किया जाता हो, उनको अपने से आसपास न बैठने दे, ना रोकने दे, खाने दे, ऐसी सब चीज़ें जिनमें होती हो, जिनको हमें क्या करता है ज़्यादा पॉवर्टी यानी गरीबी जो झेल रहे होते हैं, ऐसे लोग जो भी होते हैं हम उनको कहते हैं डिसएडवांटेज्ड ग्रुप। इनके जो बच्चे होते हैं, ठीक है, चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू दिस ग्रुप आर डिफाइंड इन सेक्शन 2D। यानी कि इनके जो भी बच्चे होते हैं, जो ऐसे जो लोग हैं जिनके जो डिसएडवांटेज ग्रुप में आते हैं, उनके बच्चे किस सेक्शन में हैं, उनको रखा गया है 2D में। ठीक, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके सेक्शन 2D में ऐसे बच्चों को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, इस इंक्लूजन में चिल्ड्रन फ्रॉम SC ST एंड अदर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के बच्चे आते हैं। देखिए, हमारे अधिकतर जो भी हम लोग का जो क्राइटेरिया है इसमें जो भी डिसएडवांटेज में है, उनमें सबसे अधिकतर ज़्यादा बच्चे आते हैं SC के, ST के, कुछ माइनॉरिटीज़ के भी, और जो OBC वगैरह हो गए, इन सब के अधिकतर ज़्यादा बच्चे आते हैं। तो इनको इस क्या किया गया, इस सेक्शन 2D में इंक्लूड किया गया है। देखिए यहाँ पर जो है डिसएडवांटेज ग्रुप की अगर बात करें तो ये जो हमारा डिसएडवांटेज ग्रुप है इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 3 बेसिस पर। पहला है जेंडर के बेस पर, दूसरा है कास्ट के बेस पर, और एक है मार्जिनलिटी के बेस पर। ठीक है, अगर बात करते हैं कास्ट के बेस पर तो उसमें कास्ट में आपने देखा होगा कि SC ST OBC और माइनॉरिटी, ये जो 4 चीज़ें होती हैं, 4 ग्रुप्स हैं, ये किसके अंदर आते हैं, कास्ट के अंदर आते हैं। आपने देखा होगा आपके आसपास जो SC या फिर STs होते हैं उनको अभी भी लोग क्या करते हैं, अपने घर में आने नहीं देते। जिस बर्तन में वो लोग खाते हैं उन बर्तन में खाने नहीं देते, उनके लिए प्लास्टिक से या फिर कांच के गिलास अलग से रखते हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें अभी भी बहुत हमारे समाज में चल रही हैं। उनको क्या है कि हमें उन जो भी हमारे SC ST OBC के लोग हैं, उनको हमें जो पीछे रह गए हैं उनको हमें मेन स्ट्रीम में लेकर के आना है, और ये सब होगा कैसे, एजुकेशन के थ्रू। ठीक है, तो अगर बात करें डिसएडवांटेज ग्रुप में तो पहला है कास्ट। कास्ट में कितना हो गया हमारे 4, SC के, ST के, OBC के और माइनॉरिटी। माइनॉरिटी का मतलब होता है वो सभी लोग जो देश की टोटल पॉपुलेशन है उनमें से जो कम वाली पॉपुलेशन, जैसे अगर बात करें हिंदू मुस्लिम की, अगर बात करें अपने इंडिया में, तो हिंदू का परसेंटेज ज़्यादा है पॉपुलेशन के हिसाब से और मुस्लिम्स का कम है। तो मुस्लिम किस में आते हैं, माइनॉरिटीज़ में आते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो सेकंड है वो है जेंडर के बेस पर। ठीक है, जेंडर बोलिए क्या है, मेल और फीमेल और ट्रांस, इस तरह के 3 जेंडर हैं। ठीक है, अगर देखें हमारे इंडिया में तो मेल को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है पढ़ाई लिखाई की। ठीक है, घूमने फिरने की, खाने पीने, हर चीज़ में ऐसा देखा जाता है कि अब तो खैर धीमे धीमे चीज़ें बदल रही हैं, इक्वलिटी आ रही है, लेकिन अभी तक जितना भी देखा गया है उसमें मेल को ज़्यादा सुपीरियर मानते हैं, ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन फीमेल्स को बहुत कम देते हैं। ठीक है, फीमेल्स हमारी क्या करती हैं, ना ठीक से स्कूल जा पाती हैं, स्कूल जाने का मौका ही नहीं मिलता है, स्कूल में नाम नहीं लिखाते, सिर्फ और सिर्फ घर के कामकाज इन सब चीज़ों में लगा देते हैं। तो होता क्या है कि हमें इन जो फीमेल्स हैं या फिर जो ट्रांसजेंडर हैं उनको हमें क्या करना है, मेन स्ट्रीम में लेकर के आना है, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, जिससे कि वो भी क्या करें, इस देश की ग्रोथ और डेवलपमेंट में अपना हाथ बढ़ा सकें। तीसरा है मार्जिनलिटी। मार्जिनलिटी का मतलब क्या है कि ऐसे लोग जो कि आपने देखा होगा स्लम वगैरह में रहते हैं, उस तरह के लोगों को भी इसमें यहाँ पर डिसएडवांटेज ग्रुप के लोगों में ही इंक्लूड किया गया है। यहाँ पर देखिए 5 मेन कैटेगरीज हैं उन बच्चों की जो कि मतलब डिसएडवांटेज ग्रुप में है। सबसे पहला है निगलेक्टेड चिल्ड्रन। निगलेक्टेड चिल्ड्रन का मतलब है ऐसे बच्चे जो कि मतलब जिन पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। ठीक है, निगलेक्ट करना मतलब कि कोई ध्यान नहीं देना है। तो उनमें सबसे पहला, जैसे कि मान लीजिए स्ट्रीट में जो भी होते हैं बच्चे, जो आप गाड़ी चला रहे होते हैं, आपने देखा होगा कोई गुब्बारा लेकर के आता है, कोई बलून लेकर के आता है, कोई रोजेस लेकर के आता है, इस तरह के जो बच्चे जिन पर सरकार का या फिर किसी का कोई भी ध्यान ही नहीं है। ठीक है, कोई भिखारियों के बच्चे हो गए। ठीक है, तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, निगलेक्टेड चिल्ड्रन। इनको हमें क्या करना है, पढ़ाना लिखाना है और मेन स्ट्रीम में लेकर के आना है। दूसरा है फिजिकली एंड सेक्सुअली असॉल्टेड चिल्ड्रन या फिर अब्यूज्ड चिल्ड्रन।
ठीक है। इसका मतलब है कि ऐसे बच्चे जिनको हम लोग जिनको क्या है इस समाज में मतलब फिजिकली या फिर क्या नाम है सेक्सुअली उनको अब्यूज़ करते हैं। फिजिकली अब्यूज़ करने का मतलब है उनसे हम चाइल्ड लेबर कराएं, इस तरह की चीज़ें। और सेक्सुअली का मतलब है कि हम उनके कुछ ऐसी हरकतें करें जो कि मतलब ठीक नहीं है। तो अगर यहाँ पर देखें चाइल्ड लेबर, सेक्सुअली अब्यूज चाइल्ड और प्रोस्टिट्यूट, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट होते हैं कि छोटे बच्चों को ही मतलब कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको बेच देते हैं उनके शरीर के लिए। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं हमें उन बच्चों को भी प्रोटेक्ट करना है और उनको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। उसके बाद है यहाँ पर चिल्ड्रन विद अनडिज़ायरेबल बिहेवियर। अनडिज़ायरेबल बिहेवियर की बात है कि मतलब जैसे कोई बच्चा है किसी क्राइम्स में इन्वॉल्व हो गया है, ठीक है, ड्रग्स में इन्वॉल्व हो गया है, तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं जिनका बिहेवियर एक नॉर्मल बच्चे से काफ़ी चेंज है, हमें उनको भी क्या करना है, पढ़ाना लिखाना है। उसके बाद यहाँ पर एक और है सोशली डिप्राइव्ड और या फिर पुअर चिल्ड्रन। अब आपने देखे होंगे आसपास में अपने घर के जैसे कोई मजदूर होता है, कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर है, ठीक है, इस तरह के जितने भी लोग होते हैं जिनकी सैलरी वैलरी काफ़ी कम है, जो बहुत गरीब घर से आते हैं, फिर बिलो पॉवर्टी लाइन के होते हैं, तो उनके जो बच्चे होते हैं वो किस में आते हैं, सोशली डिप्राइव्ड या फिर पुअर चिल्ड्रन में कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद एक लास्ट बचा हुआ है HIV या फिर एड्स अफेक्टेड चिल्ड्रन। ऐसे बच्चे जिनको कोई बीमारी है HIV एड्स जैसी इस तरह की खतरनाक बीमारी जो कोई क्योर नहीं हो सकती है अभी, ठीक है, तो उनको हमें क्या करना है, उनको भी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, ठीक है। उनको ये नहीं कि हम उनको छोड़ देंगे, अब तो तुम बीमार हो, तुम्हें नहीं पढ़ना है, तुम क्या करोगे पढ़ के, ऐसा नहीं है, हमें उनको भी पढ़ाना है, लिखाना है और आगे लेकर के जाना है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमारी सरकार क्या करती है, ठीक है, क्या क्या स्टेप उठाती है, वही किस में आता है, एजुकेशन प्रोविजंस में आता है कि हमारी सरकार ने इन बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या क्या किया। तो उसमें अगर बात करें एजुकेशन प्रोविजंस में, सबसे पहला है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। देखिए अब यहाँ पर जितने भी प्रोविजंस हैं उसमें से मैं आपको बहुत सारे पढ़ा चुका हूँ अपनी वीडियोज़ में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा प्लेलिस्ट का, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। सबसे पहला है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968, ठीक है। हमारे देश ने, हमारी सरकार ने क्या किया, एक ऐसी पॉलिसी बनाई जिसमें कि हम गरीब बच्चों की एजुकेशन की बात कर सकें। उन्होंने यहाँ पर बताया कि एलिमेंट्री टू कॉलेज इन बोथ रूरल एंड अर्बन, यानी कि हम क्या करेंगे, बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देंगे, कहाँ से, एलिमेंट्री से, यानी कि फर्स्ट से लेकर के पूरे कॉलेज लेवल तक के हम क्या करें, बच्चों पढ़ाएंगे। उसके बाद है एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन फैसिलिटी एट्सेट्रा, हम नए नए स्कूल खोलेंगे, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करेंगे और भी बहुत सारे स्टेप्स बताएं जो वो लोग लेंगे। उसके बाद है यहाँ पर नेशनल पॉलिसी एजुकेशन 1986, इस पर तो मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है और ये वैसे भी आपका 16 नंबर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको वीडियो जरूर देख लीजिएगा। बात करते हैं नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, तो ये रिवाइज की गई थी 1968 के बाद, ठीक है। जो हमारे 1968 में जो कमियां थी, जो रिकमेंडेशन उसने दिए, उसके बाद उसको रिवाइज करने के बाद यहाँ पर आया है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। इसके बाद 1986 के बाद एक हमारा प्रोग्राम ऑफ एक्शन भी लॉन्च किया गया, जिससे कि हमारा एजुकेशन जो है वो और ज़्यादा इंप्रूव हो सके, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो उसको और इम्प्रूव कर सकें। तो हमारी सरकार ने धीमे धीमे समय समय पर कई सारे स्टेप्स लिए हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि बीच बीच में लोग, थोड़ी पेरेंट्स की गलती, थोड़ी जो इनको मैनेज कर रहे हैं उनकी गलती, इसकी वजह से ये हालांकि सक्सेसफुल तो हुए हैं लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कुछ कमी रह जाती है, बस ये जो लोग हैं जो अपना काम ठीक से नहीं करते उनकी वजह से। इसके बाद यहाँ पर एक और स्कीम बहुत ही अच्छी, बहुत सक्सेसफुल लॉन्च हुई थी, जो कि है सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है। इसमें आपने सबने ये नारा सुना होगा, सब पढ़े सब बढ़े वाला, ठीक है। ये जो है बहुत सक्सेसफुल हुई थी, इसमें कई सारे करोड़ों बच्चों ने एडमिशन्स भी लिए थे, ठीक है। इसमें सब बच्चों को फ्री इसके लिए, और इसके अंडर क्या है कि मिड डे मील वगैरह हो गया और मॉनेटरी फंड देते थे पेरेंट्स को, इस तरह की चीज़ें बहुत सारी चलाई गई थी, जिससे कि लोग अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें, पढ़ा सकें और बच्चे भी स्कूल में आकर के पढ़ सकें। उसके बाद है यहाँ पर नेशनल पॉलिसी ऑन डिसेबिलिटी, ये पॉलिसी बनाई गई थी कब, 2006 फरवरी में, ठीक है। इसमें बात करी गई थी कि जो हमारे ऐसे लोग हैं जो किसी तरह से डिसेबल्ड हैं या फिर कुछ भी मतलब उनके शरीर में या फिर कुछ भी डिफेक्ट है, तो उन्हें एक निगलेक्ट नहीं करना है। वो क्या है, हमारी कंट्री की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल रिसोर्स है। जैसे कोई एक नॉर्मल पर्सन होता है वो भी बिल्कुल भी वैसे ही है, ठीक है। इस अभी जानने में ही मतलब एक IAS बने हैं जिनके दोनों पैर नहीं है। सोचिए कितना अच्छा एग्जाम्पल है कि जिसके पैर नहीं है फिर भी वो दिन रात पढ़ाई करके, कैसे करके, सोचिए मेहनत करके उन्होंने IAS का एग्ज़ाम निकाला, कितना टफेस्ट एग्जाम है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि ऐसे लोगों को जो कि मतलब किसी भी तरह से डिसेबल्ड है, उनको हमें मेन स्ट्रीम एजुकेशन में लेकर के आना है, उनको पढ़ाना है, क्योंकि वो कोई मतलब हमारे देश के लिए बेकार नहीं है, हमारे देश का एक बहुत ही यूज़फुल एसेट है। तो इसके बाद अगर बात करें एजुकेशन अपॉर्चुनिटी प्रोटेक्शन एंड राइट ऑफ पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी, हमें क्या करना है, जो भी ऐसे बच्चे हैं जिनको ऐसे मतलब फिजिकली या फिर कुछ भी डिसेबल्ड हैं, तो हमें उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, उनको मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी है एजुकेशन की, और उनको मेन स्ट्रीम में लेकर के आना है, पार्टिसिपेट करवाना है हमारी सोसाइटी में। इसके बाद एक और हमारा लास्ट है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान।
ठीक है। इस अभियान में हम लोगों ने बात करी थी सेकेंडरी एजुकेशन की, यानी कि 9 से लेकर के 12 तक की अगर बात करें तो इसके अंदर इंक्लूड किया गया था। अब देखिए, इससे पहले यहाँ पर आया था एक IEDSS, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज, यानी कि जो भी हमारा सेकेंडरी स्टेज होता है वहाँ पर जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको भी इंक्लूड करना है। ये आया था 2009 में, लेकिन इसको रिप्लेस कर दिया किसने, जो IEDSS है इसने रिप्लेस किया था किसको, IEDC को। IEDC का मतलब है इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, ठीक है। तो IEDSS ने किसको रिप्लेस किया था, IEDC को। और अब ये जो IEDSS है वो किसके अंदर आता है, रमसा, यानी कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंदर आता है। इस रमसा में भी हमने क्या किया था, सभी बच्चों को जो भी सेकेंडरी एजुकेशन पे हमने बहुत फोकस किया था, चाहे वो डिसेबल्ड हो चाहे कोई भी हो, उनको सेम क्लासरूम में बैठाना है, पढ़ाना है, वो भी उन्हीं बच्चों के साथ जो नॉर्मल बच्चे, जो एक आम बच्चे हैं उन्हीं के साथ बैठा करके हमको उनको सेकेंडरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। तो इस तरह की कुछ मतलब ऐसी योजनाएँ थी, अभियान थे जो कि हमारी सरकार ने चलाई थी ताकि हम बच्चों को स्कूल में अच्छी और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो इतना ही था। अगर आपको, अब तो खैर मैं क्या ही बोलूँ कि कोई हो तो डाउट पूछ लीजिएगा, क्योंकि आपको परसों ही एग्ज़ाम है, लेकिन आपके एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत ज़्यादा ऑल द बेस्ट। आप अच्छा करके आइए, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।